तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और इस श्रृंखला में हम महाद्वीप और महासागरों का जो लेसन है उसको हमने पहले ले लिया और ये बाद में भूकंप और सुनामी का है। तो ये वैसे तो पांचवा टॉपिक है, लेकिन हमने पहले जो महाद्वीप महासागर है उसमें पांचवा टॉपिक लिख दिया था गलती से। तो ये एक वो चौथा टॉपिक था और ये पाँचवें नंबर का टॉपिक है। तो मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा तो मैं चौथे नंबर के करके इसमें डालूंगा, क्योंकि अपनी एक सीरियल चल रही है कि विश्व का जो भूगोल है, तो विश्व के भूगोल में कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके लिए मैं एक से सीरीज चला रखा हूँ। और ये विश्व के का भूगोल जैसे ही ख़त्म होगा तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा इन पार्टों के अनुसार, इन टॉपिकों के अनुसार। और इसके बाद में हम फिर इंडिया ज्योग्राफी और उसके बाद में हम राजस्थान की ज्योग्राफी को पैटर्न को पूरा करेंगे। तो आप हमारे से जुड़ सकते हो और अपने कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वो शिक्षक की तैयारी हो या बेल्ट की तैयारी हो, पुलिस की हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसका सलेबस निकाल लो। और सलेबस निकालने के बाद में जो अपने जो टॉपिक मिलते हैं, जैसे मैंने विश्व की ज्योग्राफी का मैं चला रखा तो उसमें जो टॉपिक मिलते हैं अपने इस वीडियो को देखें। और इसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना विस्तारित इसको नहीं डाल रहा हूँ। मैं एक तरह से मुख्य जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो डाल रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें से अगर ज़्यादा गहराई से पूछ ले तो घुमा फिरा करके पूछ सकता है, बाकी मैं इसको ओपनली आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा एक अनुभव रहा है कि जहाँ तक है इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप और सुनामी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। ये जो भूकंप और सुनामी है इसको अंग्रेजी में मैंने लिख रखा है अर्थक्वेक एंड तुषनामी। तो ये तुषनामी है, ये जापानी शब्द है इसलिए इसको टी पहले लगा रखा है इसमें। बात करते हैं कि ये भूकंप वास्तव में होता क्या है। तो भूकंप क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है उसकी ऊपर ही ऊपर भूपटल होती है, उसमें अगर अचानक से कंपन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप एक तो आकस्मिक होता है और एक 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 तरह से कि आप आकस्मिक या अल्पकालिक, यानी कि बहुत ही कम समय की 1-2 मिनट मान लो अत्यध इतने टाइम के लिए ही ये हो आता है भूकंप और फिर ये पूरा हो जाता है। लेकिन ये अल्प समय के लिए आता है, लेकिन ये बहुत सारी मतलब अपने जन धन की हानि करके जाता है। और इसके संबंध में जो प्राचीन काल से ही मतलब ऐसी परंपराएं मान ली गई या अंधविश्वास फैला हुआ है कि यह मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है कि ये भाई किस तरह से आता है, या मानव ने अगर गलत कर दिया, प्रकृति के छेड़छाड़ कर दी, इसलिए ये मानव से बदला लेने के लिए आता है। तो हम मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है उनकी ओर प्रकाश डालेंगे। तो भूपटल पर आकस्मिक जो कंपन होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप के संबंध में जो थ्योरी दे रखा है वो एक प्रत्यास्थ पुनः चलन यानी कि प्रतिक्षेप सिद्धांत 1906 से 1907 का है। ये मतलब जो सिद्धांत दे रखा है ये 1906-7 में दिया और इसको देने वाला है, मैंने लिख रखा है H.F. रीड, और ये है अमेरिका के हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो विवर्तनिकी जो भूकंप होते हैं उनका संबंध किससे होता है, भ्रंशन से होता है। यहाँ मैंने ये भ्रंशन मेंशन कर रखा है। तो इस प्रकार से मतलब विवर्तनिकी जो भूकंप आते हैं उनका संबंध किससे होता है, भ्रंश से होता है। अब इसके संबंध में और धारणा की अगर बात करें तो इसने आगे समझा रखा है कि भाई चट्टानों में जो विरूपण उत्पन्न हो जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। और जो चट्टान होती है उसमें प्रतिबल लगने से विकृति हो जाती है, और एक सीमा के बाद में जो प्रतिबल है इसका मान अपने आप बढ़ जाता है और विकृत सेल है वो अपने आप ही टूट जाती है। और टूटने से क्या होता है, फिर भ्रंश का निर्माण होता है। तो इससे भ्रंश से भी यानी कि भूकंप का संबंध किससे हो गया, भ्रंशन से हो गया। इसका मतलब कोई चीज़ टूटती है उससे इसका संबंध हो गया, या फिर कोई चीज़ की घटना घटती है, यानी कि जैसे ज्वालामुखी की घटना घटती है तो उससे भी मतलब भूकंप आने के चांस होते हैं। यानी कि सेलों के टूटने से जो प्रतिबल होता है उस ऊर्जा उससे क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में वो प्रतिबल है वो मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने से
जो प्रतिबल का जो मान है, यानी कि जो चट्टानों में प्रतिबल का जो मान होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, और इसके कारण से ये ऐसी घटना ही घटती है। आगे हम बात करते हैं कि इस जो सुनामी है इसकी उत्पत्ति के वास्तव में कारण क्या क्या हैं। तो वास्तविक कारण में हम पहला कारण तो ये लगाते हैं विवर्तनिकी और भू संचलन। तो इसको तो मैंने समझा दिया। दूसरा कारण होता है वो होता है ज्वालामुखी की क्रिया, यानी कि इसके दौरान क्या होता है कि भूगर्भ के अंदर जो लावा या जलवाष्प या गैस या धूल राख कण है वो क्या होती है अचानक से, मतलब एक बहुत ज़्यादा वेग से, यानी कि धरती के अंदर धक्का लगाते हुए अचानक से धरातल के ऊपर आकर प्रकट होती है, और इसके कारण क्या होता है एक तरह से भूकंप आ जाता है, यानी कि पृथ्वी हिल जाती है। और इन जो क्षेत्र होते हैं यानी कि जहाँ जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है वहाँ वहाँ पर क्या होता है निरंतर भूकंप आते रहते हैं। तो एक कारण ये भी रहा है। फिर तीसरा हम ये बात करें कि भू संतुलन यानी कि सम स्थिति में अस्थिरता आ जाए, यानी कि भू संतुलन का मतलब है कि धरती पर जो संतुलन बना हुआ है उसमें असंतुलन अगर पैदा हो गया तो फिर वो इसमें क्या होता है कि जो धरातलीय भाग है वो ऊपर उठता है या फिर नीचे धंसता है या फिर टूट जाता है। तो ऐसी घटना से क्या होता है कि संतुलन जो है ना बिगड़ जाता है, और ये एक तरह से संतुलन मूलक भूकंप यह आता है। तो ये जहाँ जहाँ होता है तो उसको देखें तो हम देखें नवीन जो वलित पर्वतमाला होती है ना वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। चौथे नंबर की बात करें तो भू परपट्टी यानी कि पृथ्वी में जो संकुचन होता है उसके कारण भी। और नेक्स्ट बात करें यहाँ 5वें नंबर का दे रखा है अन्य कुछ गौण कारण भी होते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि गौण कारण कौन कौन से हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि गौण कारणों में है कि जैसे विशाल जो बांध बनाते हैं यानी कि जो भी जलाशय का निर्माण करते हैं तो उनसे भी होता है एकदम से किसी चीज़ को पानी को रोकना, और पृथ्वी पर धरातल पर एक निश्चित स्थान पर भार बढ़ जाता है। जो परमाणु हम बम्बों का परीक्षण करते हैं, परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं, उससे भी धरती यानी कि अर्थक्वेक होता है। कंदराओं के ढहने से यानी कि जो भी चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो जिनके ढहने से एकदम से जो ढहती हैं उनसे होता है। भूस्खलन का मतलब होता है कि जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं, कमज़ोर पहाड़ियाँ होती हैं, वो ढहने से भी ये इनका निर्माण होता है। आगे बात करें तो सुनामी लहरों के तटों से टकराती है तब होता है, यानी कि हिम के बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उनके टूटने से भी होता है, या प्रीवेधन या वेधन के कारण भी होता है, यानी कि ड्रिलिंग, यानी कि जब हम धरती को खोदते हैं यानी कि कुआं खोदते हैं या पेट्रोलियम पदार्थों के लिए खोदते हैं तो उनसे भी क्या होता है अर्थक्वेक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टरों के रूप में बात करें तो जैसे हम ये बात करते हैं कि भूकंप की जो तरंगें होती हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और सिस्मोलॉजी कह दो या इसको हिंदी में कह दो भूकंप विज्ञान कह दो, एक ही बात है। जिस स्थान से भूकंप यानी कि जहाँ से यानी कि धरती के अंदर से यानी कि भूगर्भ की में लिख रखा है धरती के अंदर से जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको बोलते हैं हम भूकंप मूल, या इसी को बोलते हैं उद्गम केंद्र या उत्पत्ति केंद्र, या अंग्रेजी में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा फोकस। यानी कि वैसे भी जो हम पेपर देते हैं उस पेपर में एक तरफ तो उसका अंग्रेजी वर्जन होता है और एक तरफ हिंदी वर्जन होता है। तो अंग्रेजी वर्जन में हमें अगर फोकस दिखता है तो इसका मतलब है कि जहाँ से शुरू हुआ है उसको हम भूकंप मूल कहेंगे। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़ी बड़ी एग्जामों में भी इसको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। जो हिंदी में जो वर्ड होते हैं इनका मेंशन अलग अलग रूप में कर देता है, लेकिन हम तो अंग्रेजी का देखें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यानी कि अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो धरातल पर इस भूकंप का जो सबसे पहले अनुभव होता है वो होता है भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं, यानी कि एपी सेंटर बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर ऊपर धरातल पर यानी कि भूपटल पर हमें सबसे पहले जहाँ अनुभव होता है भूकंप का तो उसको बोलते हैं एपी सेंटर। अब इसके संबंध में अलग अलग शब्द हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। जैसे भूकंपीय अवकेंद्र किसे कहते हैं यानी कि हाइपोसेंटर, तो ऊर्ध्वाधर लंबवत यानी कि समकोण पर स्थित धरातलीय स्थान, कहने का मतलब है जहाँ से ये नीचे भूकंप शुरू हो रहा है और ऊपर ये धरती है और यहाँ से शुरू होकर के सीधा अगर यहाँ हम मिलाते हैं तो इस स्थान को हम बोलेंगे हाइपोसेंटर बोलेंगे, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा, यानी कि इससे और इसको मिलाने वाली, क्योंकि भूकंप तो ऐसे भी इसकी धाराएं ऐसे भी चलती हैं ऐसे भी चलती हैं धाराएं, लेकिन जहाँ सीधा पॉइंट यानी कि समकोण के रूप में। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रति ध्रुव, यानी कि ये प्रति ध्रुव या प्रति केंद्र यानी कि एंटी
पोड, PODE। तो इसको बोलते हैं एपीसेंटर से, एपीसेंटर से एकदम विपरीत भाग बिंदु पर, यानी कि ऊपर का जो बिंदु है उससे लेकर के और उसके विपरीत, यानी कि विपरीत दिशा के अंदर, यानी कि जस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ विपरीत हो गई, इसकी विपरीत यहाँ पर हो गई, तो इसको बोलते हैं हम एंटीपोड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो भूकंप लंब किसे कहते हैं, तो अवकेंद्र और अधिकेंद्र जो हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है, यानी कि दोनों हम जो पढ़ चुके हैं ना, उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम बोलते हैं भूकंपीय लंब बोलते हैं। अच्छा, भूकंप की सर्वाधिक अगर तीव्रता की बात करें तो वो अवकेंद्र यानी कि फोकस के आसपास होती है, यानी कि जहाँ से उत्पत्ति होती है भूकंप की वहाँ ज़्यादा मतलब अनुभव किया जाता है, बल्कि ज़्यादा तेज होता है। और फिर जहाँ जहाँ जाता है, यानी कि अगर हम धरती की बात करें तो धरातल पर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ यानी कि सबसे ज़्यादा तीव्रता की बात करें तो वो तो फोकस पर होगा, और सबसे पहले यानी कि सर्वाधिक तीव्रता धरातल की बात करें तो धरातल पर कहाँ पर होगा, एपीसेंटर पर। तो भूकंप अगर ये नहीं आता है कि धरातल शब्द नहीं आता है तो फिर कहाँ पर सबसे ज़्यादा तीव्रता से आएगा, तो वो आएगा फोकस पर। और अगर धरातल शब्द लिख दिया तो इसका मतलब हमें एपीसेंटर करना है। भूकंप की तरंगें होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फिर उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ये भूकंप की तरंगें हैं, तो एक तो होती है भूगर्भिक यानी कि काय या शारीरिक यानी कि जिसको बॉडी वेव्स बोलते हैं, और एक होती है धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये लंबी अवधि वाली तरंग होती है, यानी कि लॉन्ग वेव्स होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से है जैसे एल तरंगें हैं। लेकिन हम बात करते हैं पहले तो प्रथम दो की बात करेंगे कि प्राथमिक यानी कि पहली तरंग है वो प्राथमिक तरंग है, जिसको मुख्य तरंग या प्रधान तरंग भी कह सकते हैं कि प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। इसका अन्य नाम है पी तरंग, और इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि अनुदैर्घ्य पूछ लेगा। अभी दूसरे वाले हम बात करें द्वितीयक जो तरंग होती है यानी कि एस तरंग बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इसका नाम है सेकेंडरी वेव्स है, तो इसका नाम तो एस तरंग है और इसका नाम होगा पी तरंग। तो यहाँ तो ये तो पी तरंग है और ये है एस तरंग। एस तरंग, तो एस तरंग तो क्या है, अनुप्रस्थ वाली है, और ये पी तरंग है वो अनुदैर्घ्य वाली है। तो यहीं से ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है अधिकतर। अब ये है, इसको बोलते हैं पी तरंगों को अनुलंब तरंग भी बोलते हैं, दबाव वाली तरंग भी बोलते हैं, संपीड़न तरंग भी बोलते हैं, और इसको अवरूपण तरंग और आडी तरंग या शेयर वेव्स भी इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये तो कायिक तरंगों की बात थी, यानी कि ये यहाँ लिख रखा है ना, कायिक या शारीरिक या भूगर्भिक तरंगे। ये धरातलीय तरंग है, तो धरातलीय तरंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो तरंग है वो है एल तरंग, और ये सबसे खतरनाक तरंग होती है। इसके भी दो भाग होते हैं। अब इसके दो भाग कौन कौन से, जैसे एक तो रेले महोदय के द्वारा दी गई तरंग है, इसका नाम रेले तरंग लिख दिया। एक लव महोदय के द्वारा दी गई है, तो इसका नाम यानी कि ये रेले महोदय ने 1885 में दिया, इसका नाम रेले तरंग हो गए। अच्छा, ये ग्रांट रोल वेव्स भी इसको बोलते हैं, यानी कि जल तरंगों की भांति होती है, और सबसे बड़ा झटका लगाने वाली तरंग होती है वो रेले तरंग होती है। लव तरंगों की बात करें तो AEH लव 1911 में इन्होंने दिया, यानी कि सर्प की भांति गति करती हुई चलती है, ऐसी चलती है लव तरंगे। और ये मतलब जल की भांति नहीं होती है, यानी कि पानी में नहीं चलती है, और अधिक वेग और अधिक गति से चलती है। सबसे खतरनाक ये विनाशकारी तरंग होती है तो वो एल तरंगे यानी कि लव तरंगे होती हैं। अब मैं बात करूँ मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से, तो तरंगों का जो वेग है वो क्रम किस प्रकार से है, तो ये पी तरंग है, और पी तरंग यानी कि सबसे ज़्यादा वेग करती है, फिर उससे कम वेग करती है पी स्टार, फिर उससे कम करती है पी और जी, और इसके बाद में एस, फिर एस स्टार, फिर एस जी, और फिर लव, और फिर आर तरंग। इनका वेग होता है ना कि ठोस में सर्वाधिक, फिर द्रव्य में उससे कम, और गैस में फिर उससे कम वेग होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है वो ठोस में इनका वेग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो पी और एस तरंगे अवतल पथ पर चलती हैं, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, यानी कि अधिक केंद्र से हम 103 डिग्री से 143 डिग्री के मध्य होता है। और कहीं कहीं जगह हमें अभी ये ऑप्शन में 103 143 नहीं मिले, तो फिर इसकी जगह 105 से लेकर के और 145 डिग्री
मिल जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये 103 की जगह 105 मिल जाएगा। एस तरंगों का छाया क्षेत्र की बात करें तो अधिक केंद्र से 103 से लेकर यानी कि 105 से लेकर के 180 या 105 तक मिल जाएगा एस छाया क्षेत्र। यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी पर 22% होता है, जबकि एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो 44% होता है। नेक्स्ट बात करें कि भूकंप से यानी कि मुक्त हुई ऊर्जा की माप, उस भूकंप का मान यानी कि लगभग 10⁻10 अर्घ और 10⁻26 अर्घ तक होता है। नेक्स्ट बात करें तो एक ही टाइम यानी कि एक साथ भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको सह भूकंपीय रेखा बोलते हैं। विश्व में अब तक सर्वाधिक जो भूकंपों की बात करें तो वो कहाँ पर आते हैं, वो परिप्रशांत जो महासागरीय पेटी होती है उसमें आते हैं। लगभग 65% ये भूकंप यहाँ पर आते हैं। और विश्व में अगर हम सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं उसकी बात करें तो ये जापान में आते हैं, क्योंकि जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा आता है। और सर्वाधिक जनहानि या सर्वाधिक नुकसान जो होता है वो भी यहीं होता है, जनधन की हानि होती है। भारत का अगर भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है तो भारत आता है मध्य महासागरीय पेटी क्षेत्र में आता है। यानी कि भारत में अगर सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है तो वो है हिमालय क्षेत्र, यानी कि हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक आता है। अब भूकंप आता है तो इसका पूर्व अनुमान हम किस आधार पर लगा सकते हैं, इसके लिए हम मेंशन कर रखा है कि भूकंप का पूर्व अनुमान कैसे लगाएं। तो एक तो भूमिगत जल में रेडन गैस की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो फिर अनुभव होता है कि भाई भूकंप आएगा। जो कुएँ होते हैं उन कुएँ में अगर जल का स्तर एकदम से गिर जाए यानी कि बहुत ही कम हो जाए जल की मात्रा, यानी कि पानी कम हो जाए, कुएँ सूख जाए, तो फिर जब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार भूकंप आने के चांस हैं। धरातल पर जो उभार पैदा होता है यानी कि एकदम से धरातल पर उभार पैदा होता है तो उससे भी हमें पूरा अनुभव हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी आती है तो उससे पहले उभार पैदा हो जाता है। अधिकांशतः भूकंप की बात करें तो वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। अब बात करते हैं, ये टॉपिक है इसमें भूकंप और सुनामी था, तो सुनामी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सुनामी है वो किसे कहते हैं, तो सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से जो महासागरीय जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें जो पैदा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। कहने का मतलब जल की जो तरंगें होती हैं वो बहुत ही ऊंची होती हैं, कई मीटरों तक होती है, तो उनको हम बोलते हैं सुनामी। अब ये सुनामी जो शब्द है ये कैसा है, ये एक तरह से एक जापानी शब्द है। सुनामी शब्द है वो कैसा है, एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें, यानी कि हार्बर वेव्स बोलते हैं इनको। सर्वाधिक उत्पत्ति है तो प्रशांत महासागर में होती है और ये कब होती है, मार्च 2011 में सर्वाधिक यानी कि ये आया, सुनामी आई, तो वो कब आई, प्रशांत महासागर में आई। अगर हिंद महासागर की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई जिसमें बहुत ही जनधन की हानि हुई। अब आगे बात करते हैं तो इसकी जानकारी के लिए, यानी कि एक तो सोनामीटर होता है और एक होता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये दो एक तरह से यंत्र होते हैं जो समुद्र में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है सोनामीटर तो, और ये जो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग जो होता है वो सुनामी से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनकी जानकारी ये बताता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये आपके टॉपिक भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा, और ऐसे ही अमेजिंग जो फैक्ट वाले जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए या अपनी इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है या जो ये एजुकेशन का हमने प्लेटफॉर्म चला रखा है तो ये इससे कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।